अच्छा, जरा सोचिए। हम एक बहुत बड़े स्टेडियम में बैठे हैं और इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिले रेस देखने वाले हैं। ये रेस है प्राचीन भारत की। ये दौड़ शुरू होती है मानवता के पहले कदमों से और हजारों सालों का सफर तय करके पहुंचती है बड़े बड़े साम्राज्यों तक। आज हम देखेंगे कि कैसे इतिहास का बैटन, मतलब वो मशाल, एक युग से दूसरे युग को पास की गई। तो चलिए इस जबरदस्त दौड़ का हिस्सा बनते हैं। तो ये है हमारी रिले दौड़ के 6 सबसे जरूरी पड़ाव। ये समझ लीजिए कि हमारा रोड मैप है जो हमें सीधे पाषाण युग से लेकर भारत के शानदार स्वर्ण युग तक ले जाएगा। तो क्या सब तैयार हैं इस कमाल के सफर के लिए? चलिए दौड़ शुरू की जाए। दौड़ की शुरुआत हो रही है और हम पहुंच गए हैं लाखों साल पहले। सोचिए जरा, उस समय की दुनिया कैसी रही होगी। गुफाओं में बस आग की टिमटिमाती हुई रोशनी और हमारे पूर्वज जो इस जमीन पर अपने पहले निशान छोड़ रहे थे। ये वो दौर था, पत्थर और आग का, जिसने आने वाले हर एक दौर की नींव रखी। और ये देखिए, बैटन पहली बार पास हो रहा है। पुरापाषाण काल, जहां भीमबेटका जैसी जगहों पर पहले पत्थर के औजार बने, वहां से बैटन आगे बढ़ा मध्यपाषाण काल तक। उस वक्त मौसम बदल रहा था और इंसानों को जीने के नए तरीके सीखने पड़े। और फिर आया नवपाषाण काल, जिसने कृषि क्रांति को जन्म दिया। और देखिए, खेती का मतलब सिर्फ खाना उगाना नहीं था। इसका मतलब था एक जगह बसना, गांव बसाना और एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत करना। मध्यपाषाण काल की एक बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी थी माइक्रोलिथ्स। ये सिर्फ छोटे छोटे पत्थर नहीं थे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये उस जमाने के एक तरह से स्मार्ट टूल थे, छोटे लेकिन बहुत तेज, जिसने शिकार को और भी आसान बना दिया। हमारे पूर्वजों के लिए ये एक गेम चेंजर था। अब हम दौड़ के एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहां रफ्तार और इनोवेशन यानी नई सोच ही सब कुछ है। रिले का अगला पड़ाव हमें ताम्रकांस्य युग में ले जाता है, जिसने भारत के पहले बड़े और व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए स्टेज तैयार किया। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। और ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थी। ये विशाल, सुनियोजित महानगर थे, आज के शहरों की तरह। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को काटती हुई, नालियां ढकी हुई और पक्की ईंटों से बने दो दो मंजिला घर। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, एक अर्बन मास्टरपीस। तो चलिए, अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। ये सवाल यूपीएससी और दूसरे सरकारी एग्जाम्स में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। प्राचीन भारत की पहली बड़ी शहरी सभ्यता कौन सी थी? जरा सोचिए। जी हां, सही जवाब है सी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत में शहर बसाने और प्लानिंग की परंपरा कितनी पुराने और एडवांस थी। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन हर महान चीज का कभी ना कभी अंत होता है। सिंधु घाटी के शानदार शहर धीरे धीरे वीरान हो गए और हमारी रीलें दौड़ में मानो एक ठहराव सा आ गया। एक युग का अंत। पर इतिहास की यही तो खासियत है, यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। दौड़ में अब नए धावक मैदान में आ चुके हैं, वैदिक लोग। ये सिर्फ एक नई राजनीतिक ताकत नहीं थी, ये अपने साथ लाए थे नए विचार, नए विश्वास और नई कहानियां, जो आज भी भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। इनके आने से ही भारत में लौ युग यानी आयरन एज की शुरुआत हुई और वेदों का ज्ञान सामने आया। इस दौर में समाज का ढांचा बदल रहा था। पहले छोटे छोटे कबीले थे जिन्हें जन कहते थे, फिर ये जन मिलकर बड़े इलाके बन गए जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। और फिर इन्हीं जनपदों के बीच ताकत की लड़ाई से भारत के 16 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। एक और एग्जाम, फ्लैश। ये सवाल सिर्फ रटने वाला नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की जड़ों को समझने के बारे में है। जैसे ही वेद शब्द सुनते हैं, कौन सा काल दिमाग में आता है? बिल्कुल सही जवाब है सी, वैदिक काल। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, वेद से बना वैदिक। ये कनेक्शन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये धर्म, साहित्य और इतिहास को एक साथ जोड़ता है। महाजनपदों की आपसी लड़ाइयों से जो बिखराव पैदा हुआ था, उसे अब कोई समेटने वाला था। अब रेस कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और इस मैराथन का सबसे ताकतवर धावक है इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य। वो साम्राज्य जिसने पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। इस महान साम्राज्य के पीछे 3 बड़े नाम थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर इसकी नींव रखी। उनके बेटे बिंदुसार,
जिन्होंने साम्राज्य को संभाले रखा। और फिर आए अशोक, एक महान विजेता जो कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद शांति और धम्म के प्रतीक बन गए। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सवाल मौर्य काल का, बल्कि पूरे प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही अहम सवाल है। एक सम्राट का वो फैसला जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। सोचिए, वो कौन थे? सही जवाब है सी, अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन एक ऐतिहासिक मोड़ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अशोक के इस कदम ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मौर्यों की लंबी मैराथन के बाद इतना बड़ा साम्राज्य बिखर गया। बैटन मानो हाथ से छूट गया और अब उसे उठाने के लिए कई छोटी बड़ी ताकतें एक दूसरे से भिड़ गईं। ये उथल-पुथल का दौर था जहां हर कोई अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। ये दौर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये टेबल इसे आसान बना देती है। देखिए, मौर्यों के बाद मगध में शुंग और कण्व आए। दक्षिण में सातवाहनों ने एक मजबूत राज बनाया और उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक और शक जैसे विदेशी शासक भी आए। ये भारत के लिए एक मिला-जुला दौर था। सदियों के उथल-पुथल के बाद आखिरकार एक नई ताकत ने बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू किया। हमारी रिले दौड़ का आखिरी लैप शुरू होने वाला है और ये एक शानदार फिनाले होने वाला है। गुप्त साम्राज्य बैटन उठाता है और भारत को उसके स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में ले जाता है। इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कला, साहित्य और विज्ञान का एक जश्न था। सोचिए, आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बिना आज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और महाकवि कालिदास की रचनाओं ने साहित्य को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और ये है हमारा आखिरी एग्जाम फ्लैश। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब हमें उस पूरे दौर की विरासत को एक लाइन में समझा देता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? और सही जवाब है भारत का स्वर्ण युग। ये नाम विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और कला में उस दौर की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ये एक ऐसा टाइटल है जो उस युग की चमक को पूरी तरह से बयां करता है। तो हमारी ये ऐतिहासिक रिले दौड़ यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हम एक सवाल के साथ इसे समाप्त कर रहे हैं। ये सवाल अक्सर सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। गुप्त काल की वैज्ञानिक खोजों ने खासकर गणित के क्षेत्र में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को कैसे बदला? इस ऐतिहासिक दौड़ का असर आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है?